सेक्टरल ट्रेंड एंड इश्यूज। ये चैप्टर को ये लोग तीन कैटेगरी चार हिस्सा में बांटा। पहला पार्ट पूरा एग्रीकल्चर रखा, दूसरा पार्ट रखा इंडस्ट्री, तीसरा पार्ट एक्चुअली में इंडस्ट्री का ही पार्ट है जिसको सर्विस सेक्टर बोल सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर, ये पूरा के ऊपर ये नोट्स है। और एक छोटा सा पार्ट लास्ट में रखा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कुल मिला के चार कैटेगरी में इस चैप्टर को बांटा, एग्रो, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर और लास्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले एग्रीकल्चर के ऊपर बात किया, हर सेक्टर का इंडिया में ग्रोथ का ट्रेंड क्या रहा और उसमें प्रॉब्लम्स क्या रहा और गवर्नमेंट क्या किया उसके लिए, यही है ये चैप्टर। हर सेक्टर में हम लोग तीन सेक्टर का बात करेंगे, हाँ। एग्रो, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, हाँ। तीनों सेक्टर का ट्रेंड क्या रहा, मतलब कैसे ग्रोथ हुआ इंडिया में और उनमें इश्यूज क्या रहे और गवर्नमेंट क्या किया उनके लिए। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रो इन इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला बात, ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है आपके देश के। कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1950-51 में 55% ऑफ जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था। 16-17 में घटते घटते वो 17.4 आया, 1920 में 17.8 रहा और 2021 क्योंकि कोरोना पीरियड था तो इंडिया का मैक्सिमम सेक्टर बंद पड़ा था, खाली एग्रीकल्चर ही ठीक ठाक काम कर रहा था, इसलिए एग्रीकल्चर से थोड़ा ग्रोथ बढ़ा और जीडीपी का टोटल कंट्रीब्यूशन 19.9% आया एग्रो सेक्टर से। ठीक है, हाँ। आपको याद रखने लायक डेटा 2021 का है और आपका 1950-51 का है। एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर क्या कंट्रीब्यूट किया? तो 1920 में 38% ऑफ टोटल पॉपुलेशन एग्रो पर डिपेंडेंट रहा। 2021 में थोड़ा बढ़ के 39.4 हुआ क्योंकि बहुत लोग अपने गांव लौट गए थे कोरोना पीरियड में, और 1950-51 में वो 44% था। स्टिल डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर एज ऑफ मोर वर्कर इन्वॉल्व्ड ऑन सम पीस ऑफ लैंड ड्यू टू हाई पॉपुलेशन। छोटा सा जमीन का टुकड़ा पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो अपने को लग तो रहा है कि काम पे लगे हुए हैं लोग, लेकिन वो एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट ही है। क्योंकि अगर एक पीस ऑफ लैंड पे 3 आदमी के काम करने से काम हो जाता, वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं तो बाकी 2 लोग भले ही काम करने को कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिव वर्क कुछ भी नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन तो उनके कारण कुछ नहीं होगा ना, तो वो अनएम्प्लॉयड ही कहलाएंगे। इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इंडियन इकोनॉमी अभी भी पूरी तरीके से एग्रो पे डिपेंडेंट है, लेकिन यूके यूएस में 2% ऑफ पॉपुलेशन केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब आया तीसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर का इंटरफेस विद द इंडस्ट्री, मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ एग्रो कैसे कनेक्टेड है। बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज है, मतलब एग्रो इंडस्ट्री को मदद करता है और इंडस्ट्री एग्रो को मदद करता है। क्योंकि एग्रीकल्चर में जो भी प्रोड्यूस होता है वो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है जी। और जो भी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है, मशीन, इक्विपमेंट, ट्रैक्टर, वो सारे फर्टिलाइजर, सीड्स, वो सारे के सारे इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर, सीड, मशीनरी, ट्रैक्टर्स, वो सब के सब इंडस्ट्री को काम आते हैं। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है, मतलब इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री उसको कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करता है। तो इंडस्ट्री का ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर बहुत काम करे। देखो क्या लिखे, 1% एग्रो ग्रोथ आर जनरेट 0.5% ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यानी अगर 1% एग्रीकल्चर में ग्रोथ आता है तो इंडस्ट्री में 0.5% का ग्रोथ अपने आप आ जाता है। एंड 0.7% इंक्रीज इन नेशनल इनकम, और उसके कारण 0.7 अराउंड नेशनल इनकम में ग्रोथ आ जाता है। यानी एग्रीकल्चर का ग्रोथ से इंडस्ट्री के ग्रोथ को फायदा होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बात करें तो 2.4% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट इन 2017 में एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ था उसमें से एग्रो सेक्टर से 2.4% हुआ, जो कि 2019 और 20 में 2.52 लाख करोड़ यानी अराउंड 19% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट। राइस, शुगर, स्पाइसेस, बासमती राइस, ग्राउंड नट्स, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये सब इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट में इंडिया जनरली वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस, कैश्यू, शुगर, ये सब इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है। 16-17 में
इंडिया का इंपोर्ट 8 टाइम बढ़ गया था, 1.6 लाख करोड़ रुपीस का हम लोग अराउंड इंपोर्ट किए, जो कि 2019-2020 में 1.5 लाख करोड़ था और 2020-21 में 1.44 लाख करोड़ है. इन इंडिया एग्रो ड्यूलिज्म इज देयर, वन सेक्टर यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एंड अदर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसके जैसे HYV सीड्स वगैरह, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर टू मच मानसून पे डिपेंडेंट है. तो हम लोग एक एग्रो नेशन होते हुए भी अच्छा खासा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, हाँ यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर. अगला टॉपिक है लो प्रोडक्टिविटी. हमारा एग्रीकल्चर नेशन होते हुए भी हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत कम है. राइस 6.3% से ग्रोथ हुआ सिंस 2015-16, मतलब ओनली 6% ग्रोथ इन राइस प्रोडक्टिविटी, और वीट में अराउंड 6% ग्रोथ. इट इज लो इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड नेशंस. जो डेवलप्ड नेशन है वो एग्रो डिपेंडेंट नहीं होते हुए भी, एग्रीकल्चर नेशन नहीं होते हुए भी इंडिया से ज़्यादा राइस और वीट में ग्रोथ किए हैं प्रोडक्शन में, जबकि इंडिया में प्रोडक्शन ग्रोथ बहुत स्लो है. तो हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत लो है. इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हमारा बड़ा एक सेक्टर है जो आज भी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करता है, मॉनसून पे डिपेंडेंट है, जिसके कारण हमारा वैसा ग्रोथ नहीं आया. अब अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एग्रीकल्चर में आईटी का रोल बहुत बड़ा है. ई कियोस्क आर एस्टेब्लिश्ड इन रूरल एरिया टू प्रोवाइड फार्मर्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस, वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा. गवर्नमेंट ई कियोस्क लगाया, मतलब आप एक टाइप का समझ लो ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पे आप जाके मॉनसून के बारे में जानकारी ले सकते हो, वेदर फोरकास्ट के बारे में जानकारी ले सकते हो, प्राइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो. यानी फार्मर्स के लिए इंफॉर्मेशन के लिए ई कियोस्क यानी इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क. कियोस्क क्या होता है? एक टाइप का मशीन जहाँ पे आप अपना जानकारी ले सकते हो, समझ लो ऑनलाइन पोर्टल. इसके अलावा जैम का इंट्रोडक्शन हुआ, JAM, जन धन एंड आधार लिंक. जन धन योजना जानते हो? नहीं सर. हुआ क्या, इंडियन गवर्नमेंट लास्ट 4-5 साल में जन धन योजना के ऊपर बहुत फोकस किया है. जन धन योजना ये होता है कि किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा जाए, जो भी उनको सब्सिडी मिले, जो भी छूट मिले, वाया इंटरमीडियरी नहीं जाके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लिंक करे. तो गवर्नमेंट क्या किया, बहुत सारा लोगों को बोला कि आप सेविंग अकाउंट खोलो 0 रुपया में. जन धन अकाउंट खुला बैंक में. अच्छा. हाँ. बहुत सारे गरीब लोगों का 0 बैलेंस अकाउंट खोला गया. उनमें मेजोरिटी किसानों को ऑप्शन दिया गया ताकि उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा गवर्नमेंट ट्रांसफर कर सके जब भी कुछ देना हो, और उसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया ताकि कोई फ्रॉड भी नहीं कर सके. तो जनधन आधार लिंक जैम, इस योजना को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया. तो गवर्नमेंट आईटी सेक्टर को बहुत अच्छा यूज़ किया है एग्रो में. ई कियोस्क लगाया, जनधन एंड आधार लिंक किया. अब आता है प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रो. इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम क्या आया? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हम लोग देख लिए, डिक्लाइन इन जीडीपी कंट्रीब्यूशन. देख लो 55% से 19% पे आ गए. जी सर. बिगेस्ट सेक्टर विथ नो इनकम टैक्स, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं लगता. आप टैक्स चैप्टर पढ़े हो एग्रो इनकम, तो वहां पे क्या पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, नहीं होता. हाँ. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बिगेस्ट सेक्टर पे सबसे ज्यादा टैक्स नहीं है, 0 टैक्स है. और इसमें ऐसा तो नहीं है कि सभी गरीब हैं. हाँ. बहुत सारे किसान, बहुत सारे जमींदार से जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं जी. लेकिन टैक्स कुछ नहीं दे रहे. इसको लोग यूज भी बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं. नेता लोग भी क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं. बहुत सारे पैसे वाले लोग एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं और अपना इनकम को ब्लैक को व्हाइट में घुमा लेते हैं वहां से. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि रूरल पॉपुलेशन बहुत है. एंगेजमेंट ऑफ पुअर पॉपुलेशन, जितने भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है लोग, मैक्सिमम बहुत ज्यादा गरीब है. 49% ऑफ पॉपुलेशन हैविंग ओनली 17.5% ऑफ इनकम. एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टोटल जो लोग भी लगे हुए उनमें से 49% के पास टोटल इनकम का ओनली 17% है. यानी बहुत ज्यादा गरीब लोग एग्रो में इन्वॉल्व है. जी. फॉल्टी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो मार्केटिंग फैसिलिटी है, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसानों को मदद करता है,
वो ढंग से काम नहीं करता अपना। 2% शेयर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ओनली, पूरे देश के एक्सपोर्ट का केवल 2% एग्रीकल्चर से आता है, जबकि हम लोग सबसे बड़े एग्रीकल्चर नेशन है दुनिया के। लॉन्ग सप्लाई चेन एंड टू मेनी इंटरमीडिएरीज, इंडिया का सप्लाई चेन बहुत लंबा है, किसान से आपके घर तक सामान आने में कई इंटरमीडिएरीज हैं, मिडिलमैन, हाँ जिसके कारण किसान को बेचारे को एक्चुअली में देखा जाए तो कोई प्राइस नहीं मिलता, लेकिन आपके घर तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत महंगा हो जाता है। अगर एक केजी एप्पल का किसान को 5-10 रुपया 20 रुपया मिल रहा है, आपके घर पे पहुंच रहा है वो 200 रुपया केजी में, तो बहुत जी सर। इंटरमीडिएट के कारण हो रहा है ना, होलसेलर, रिटेलर, मिडिलमैन, हाँ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एग्रो डुअलिज्म, हमारे यहाँ पे एग्रो डुअलिज्म बहुत है, कुछ लोग बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कुछ लोग एकदम यूज नहीं कर रहे। प्राइस फ्लक्चुएशन एंड अनसर्टेन इनकम, बहुत ज्यादा प्राइस अप डाउन होता है एग्रो का, बेचारा किसान अगर बहुत उगा ले तो उसका फसल बिकता नहीं है, अनसर्टेन इनकम है, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से एक है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रो। इंडियन एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी इतना कम कैसे है? लेबर प्रोडक्टिविटी सबसे स्लो है, इज वेरी लो इन कंपैरिजन टू चाइना, यूएस, यूके, जापान एंड फ्रांस। इन कंट्रीज के मुकाबले हमारा लेबर लोग का जो स्किल है वो बहुत जी कम है, उतने कम है। ट्रेंड लेबर नहीं है हमारे, और लैंड प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है हमारा। 50% ऑफ लैंड इंडिया इज प्रोडक्टिव, जबकि इंडिया का मेजोरिटी ऑफ लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें से 50% ही अच्छा प्रोडक्टिव लैंड है, जिसका सॉइल बेटर क्वालिटी का है, वो सब है। अच्छा। तो इसके कारण हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो इसमें 2 पॉइंट है, लेबर प्रोडक्टिविटी भी स्लो है और लैंड प्रोडक्टिविटी भी स्लो है। इसके पीछे का रीजन तो कुछ जनरल रीजन है कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, इल डेवलप्ड रूरल कंडीशंस है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर है, इसके कारण भी प्रोडक्टिविटी कम है। इंस्टीट्यूशनल कॉजेज, लैंड सिस्टम हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है, अनइकोनॉमिकल होल्डिंग ऑफ लैंड है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजिकल कारण हम ज्यादा ट्रेडिशनल पे डिपेंड करते हैं, इम्पोर्ट इम्प्रॉपर इरिगेशन है, 50% डिपेंड ऑन मानसून। हमारे आज भी फार्मर्स 50% फार्मर्स मानसून पे डिपेंडेंट है पानी के लिए, मतलब वहां पे जी। वाटर कंजर्वेशन, और अगर फ्लड आ जाए तो उससे कैसे रोका जाए, ये सब का कोई टेक्निक नहीं है। लैक ऑफ R&D, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ R&D जब से नबार्ड आया। एग्रीकल्चर पे बहुत रिसर्च हुआ, कौन सा जमीन पे क्या उगाना चाहिए, किस फसल के बाद कौन सा फसल उगाना चाहिए, ये सब इंडिया में इतना रिसर्च करता ही नहीं है कोई। तो धीरे धीरे ये हुआ जब से नबार्ड आया 1982 में, ठीक। हाँ सर। मेजर्स अडॉप्टेड टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, देखो हम पहले बोला था इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि एग्रीकल्चर का ट्रेंड, कोई भी सेक्टर का ट्रेंड कैसा है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लिया। जी तो ये रहा मेजर्स अडॉप्टेड टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले गवर्नमेंट ट्राई किया रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर, जो पॉपुलेशन गवर्नमेंट क्या ट्राई किया कि इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो और सर्विस सेक्टर भी खुले, हैंडीक्राफ्ट्स खुले, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूरल एरिया में काम आए, ताकि सबको ही एग्रीकल्चर का काम में इन्वॉल्व नहीं हो, तो वहां पे पॉपुलेशन प्रेशर कम हो। तो जी। डाइवर्सिफाई वर्कफोर्स टू इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी सेक्टर, ये गवर्नमेंट ट्राई किया। ऑल्ट्रेशन इन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, शिफ्ट फ्रॉम फैमिली फार्मिंग टू कोऑपरेटिव फार्मिंग। पहले क्या होता था, गांव में जिसका जमीन है बस उसके परिवार वाले उस पर खेती कर रहे हैं, है ना। धीरे जी धीरे सर। गवर्नमेंट क्या किया, किसानों का कोऑपरेटिव्स बना दिया, ताकि सब किसान लोग मिल के काम करें। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, वही बोले ना, ई कियोस्क का सेटअप, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, वो लोग अवेयरनेस है उनमें, एजुकेशन है थोड़ा सा। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, पहले क्या हो रहा था, किसानों का जमीन बहुत बिखरा बिखरा टुकड़ा टुकड़ा में था, गवर्नमेंट उसको कंसोलिडेट एक साथ लाने का कोशिश किया। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बैंक, इंश्योरेंस, रोड, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये सब का सेटअप का प्लानिंग किया। प्रोविजन फॉर एडिक्वेट क्रेडिट, ठीक ठाक उधार मिले किसानों को। जी सर। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ फार्मर, फार्मर लोगों को ट्रेनिंग दिया गया ताकि उनका एफिशिएंसी बढ़े। लैंड रिफॉर्म लेकर आया,
मतलब सॉइल का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए वो सबको लेके मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम लेकर आया गया। और एक बहुत अच्छा पॉइंट हुआ ई चौपाल। ई चौपाल क्या होता है? क्या चौपाल क्या होता है? सुने हो कभी ये सर वर्ड पूरा चौपाल? नहीं सर। गांव में पिक्चरों और में देखियो, गांव में लोग पेड़ के नीचे पंचायत लगाते हैं, लोग बैठते हैं और अच्छा हाँ डिस्कशन हाँ करते हैं, हाँ जी सर। उसको बोलते हैं चौपाल लगाना। ये फिजिकली होता था। गवर्नमेंट क्या किया? ई चौपाल का कंसेप्ट लेकर आया। मतलब टाइम टू टाइम, एक जैसे मान लो गूगल मीट कर रहे हैं ना अभी हम लोग, हाँ वैसे ही किसान लोगों का एक तरीके से समझो गूगल मीट। वहीं पे मतलब फिजिकली ना होके हाँ, वर्चुअली अब अलग अलग कर। गांव के लोग उस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और वहां बातचीत करेंगे, सुनेंगे एक दूसरे का, तो कोई ना कोई जी सोल्यूशन भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट ई चौपाल का कंसेप्ट लेकर आया। तो ये सब इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोशिश किया गया। मेजर्स बाय गवर्नमेंट में पहले देखो 5 ईयर प्लान, गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान बनाया। रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएट को हटाने का कोशिश किया और कोऑपरेटिव का सेटअप का कोशिश किया। तो देखो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या किया, हम ईयर वाइज लिखा है। 1953 में डायरेक्टरेट ऑफ एग्रो मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन एस्टेब्लिश्ड, एक डिपार्टमेंट बनाया गवर्नमेंट 1953 में, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रो मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। और एग मार्क कंसेप्ट जानते हो? AGMAR की मार्क, एग मार्क कंसेप्ट। आपके प्रोडक्ट पे जैसे ज्वेलरी लाते हो तो हॉलमार्क लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लाते हो तो ISI मार्क होता है ना? हेलो, हाँ सर। तो आपका एक, आप जानते हो ना ISI मार्क लगा रहता है प्रोडक्ट के पीछे। जी सर हाँ। तो वैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के पीछे गवर्नमेंट एक मार्क लगाने का कंसेप्ट लेकर आया ताकि उसका क्वालिटी चेकिंग हो सके। अच्छा 1956 में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट वेयर हाउसिंग बोर्ड NCDWB सेटअप किया। और 1957 में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन सेटअप किया, जिसका काम था बाइंग सेलिंग में मदद करना। ठीक है। हाँ नाउ CWC हैज 432 वेयर हाउसेज इन इंडिया। अभी देखो CWC का 432 वेयर हाउसेज है जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, मतलब किसानों को अपना माल रखने का जगह देता है। कमीशन फॉर एग्रो कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP का सेटअप हुआ 1965 में, जो किसानों को मदद करने लगा कि मिनिमम प्राइस उनको कितना मिले वो डिसाइड करने में मदद करता था। फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम FIIs लेकर आया गवर्नमेंट 2003-4 में, टू एंश्योर MSP कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो किसान को मिले ही, एंड इंश्योरेंस भी हो फार्मर लोगों का। 1965-66 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया पहली बार। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो सुने हो डिटेल में, आगे पढ़ने भी जी वाले सर 2 हाँ मिनट के अंदर हाँ। उसको। 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया, यानी गवर्नमेंट अपने हाथ से आजाद कर दिया 14 बैंक्स को ताकि वो लोग लोगों को उधार दे सके। 1975 में RRB बना, रीजनल रूरल बैंक। 1982 में NABARD का सेटअप हुआ। 88-89 में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ, मतलब किसानों को अलग से क्रेडिट कार्ड दिया गया लोन लेने के लिए। 1974-75 में कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ ताकि किसानों को इरिगेशन के लिए पानी ठीक से मिले, फ्लड आ जाए तो उसको कैसे रोका जाए। 1995-96 में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का सेटअप हुआ कि गांव एरिया को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट ये सब प्रॉपर चाहिए, तो उसके लिए फंड जुगाड़ने का कोशिश किया गया। 99-2000 में सीड बैंक स्कीम लेकर आया, मतलब किसानों को क्रेडिट देने के लिए अलग से बैंकिंग सिस्टम। ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकर आया गया, ई चौपाल पोर्टल आपका, ये सब सेटअप हुआ। एग्रो प्रोडक्ट का मार्केटिंग कमिटी बना जिसका 2 नाम है, APMC एग्रो प्रोडक्ट मार्केटिंग कमिटी एंड ENAM, ये 2 का सेटअप हुआ ताकि किसानों को मार्केटिंग में मदद किया जाए। तो ये सर सब ENAM भी क्या एक वेबसाइट है? हाँ, एक तरीके से एक वेबसाइट है जो आपको मार्केटिंग में मदद करेगा। अच्छा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग ENAM। लैंड रिफॉर्म्स में क्या गवर्नमेंट किया, कंसोलिडेशन किया लैंड होल्डिंग का, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लगाया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया। गवर्नमेंट क्या किया, किसानों का जमीन बहुत बिखरा था ना, तो बोला अब जी एक सर साथ मिल जाओ तो आपका बड़ा चौड़ा लैंड हो जाएगा तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। हाँ
टेनेंसी रिफॉर्म्स लेकर आया, किसानों को बहुत किसान ऐसे थे जिनके पास जमीन नहीं था अपना, उनको जमींदार लोग जमीन देते थे, हाँ तो जमींदार लोग तो बहुत रेंट ले लेते थे वो लोग से, जी 70% हाँ फसल जमींदार ही ले लेता था किसान से, तो ये तो गलत हो रहा था रेंट के रूप में। तो गवर्नमेंट टेनेंसी रिफॉर्म लेकर आया कि कितना फिक्स रेंट ले सकता है एक आदमी, अगर किसान के पास जमीन नहीं है, उसको जमीन भाड़े पे लेना पड़ा, तो कितना रेंट ले सकता है कोई उससे, उससे ज्यादा रेंट लेगा तो पनिशमेंट मिलेगा। अच्छा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज किया, मिडिल मैन हटा के बोला कि आप डायरेक्टली हमसे बात करो, किसानों को बोला गया। ये जो जमींदारी महलवारी रोतवारी सिस्टम था ना, हाँ सर उनको एबॉलिश किया गया। टेनेंसी रिफॉर्म्स में रेगुलेट किया कि कितना रेंट फिक्स होगा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जमींदार क्या कहता था, इस साल तुमको खेती पे दिया, अगले साल तुमसे ज्यादा कोई रेंट देने वाला मिला तुमको हटा दिया, मतलब तुमको अच्छा फिक्स लैंड मिलता ही नहीं था कभी, इस साल मिला अगले साल नहीं मिला एज अ फार्मर, तो ये फिक्स किया गया कि सिक्योरिटी मिले टेन्योर का, इतने साल तक तुमको रेंट पे लैंड देना ही पड़ेगा। ओनरशिप राइट, जो लैंडलेस फार्मर थे उनको लैंड दिया गया जमींदार लोगों से लेके। रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चर, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया लैंड का, कोऑपरेटिव फार्मिंग का सेटअप किया गया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड हुआ, ये सब हुआ, लेकिन इसमें फेलियर भी बहुत हुआ। 4% ऑफ टेनेंसी राइट ही हो पाया केवल, सोचो टोटल जितना प्लान था उसका केवल 4% इंप्लीमेंट हुआ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड केवल 6% हो पाया, मतलब 6% पॉपुलेशन को ही केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिला। इसके फेलियर के रीजन क्या थे, पॉलिसी वेर नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, क्योंकि पीपल अपोज किए, जिनका जमीन था वो लोग बहुत अपोज किए इसको कि हमारे साथ गलत क्यों होगा, फिर ये जमींदार लोग बोले। पॉलिटिकल विल का कमी था, जो पॉलिटिशियंस उस समय पावर में थे वो उतना स्ट्रांग वे में इंप्लीमेंट कर नहीं पाए, उनका विल कमी था, उनका भी पैसा खाया हुआ था लोगों से। डिले इन इम्पोजिंग लॉ, लॉ को इम्पोज करने में हमेशा देरी हुआ। एब्सेंस ऑफ लीडरशिप, कोई प्रॉपर लीडर नहीं था किसानों का जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से बात कर सके। कॉम्प्लेक्स नेचर रिफॉर्म्स, ये जो रिफॉर्म गवर्नमेंट लाया ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का था। रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, देखो हम एक चीज बोलना भूला, ऊपर फेज 1 लिखा हुआ है ना, हाँ सर गवर्नमेंट 2 फेज में लैंड रिफॉर्म लेकर आया था, ये फेज 1 था। फेज 1 में मेन फोकस टेनेंसी राइट, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, इन सब पे बात हुआ। अच्छा और इसमें क्या फेलियर रहा ये बात की है। फेज 2 आया फिर गवर्नमेंट का, ये रहा फेज 2। फेज 2 बोला मेजर्स टेकन आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म। फेज 1 1991 के पहले था, इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में 1991 में हुआ था ना, एलपीजी। हाँ उसके बाद हाँ तो फेज तो 1 ये उसके पहले का स्टेज था। फेज 2 मेजर्स टेकन आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, केयरफुली मैपिंग किया गया लैंड एंड असाइनिंग द टाइटल। इंडियन गवर्नमेंट इस बार मैपिंग किया कि किसके पास कितना जमीन है, एक मैप बने पूरा, ठीक है। हाँ फिर बोला गया लैंड एक्विजिशन थ्रू कॉन्क्रीट एंड स्पीडी प्रोसेस, गवर्नमेंट जमींदार लोगों से लैंड को एक्वायर करने के लिए स्पीड प्रोसेस बनाया। ट्रांसपेरेंसी इन लैंड लीजिंग, लैंड को लीज पे देने का बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च हुआ। अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा था, जो जमीन एग्रीकल्चरल नहीं है उसको लेके उस पे इंडस्ट्री सेटअप के लिए लैंड लेना चालू किया, और लोगों को गवर्नमेंट लीज पे ले रहा था कि गवर्नमेंट खरीद दे रहा था। अच्छा तो देखो इसके लिए 3-4 प्रोग्राम किया गया। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, हम बोले ना प्रॉपर मैपिंग किया गया, हाँ सर तो इसके लिए एक लैंड रिकॉर्ड सिस्टम लेकर आया गया 2008 में। लैंड एक्विजिशन बिल पास हुआ 2013 में, मतलब गवर्नमेंट इजीली अब लैंड एक्वायर कर सके। मॉडल लैंड लीजिंग लॉ लेकर आया गया, जो कि नीति आयोग प्रपोज किया था 2016 में, कि लैंड को लीज पे दिया जाए। स्पीड लैंड एक्विजिशन फॉर स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट सिटीज सेटअप के लिए भी लैंड को गवर्नमेंट इजीली एक्वायर कर सके, इसके लिए लॉ पास हुआ, ठीक है। ये फेज 2 में हुआ। हाँ अब आता है एक अगला टॉपिक, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, HYV सीड्स का यूज, अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है। तो HYV सीड्स का यूज कौन लॉन्च किया था, मिस्टर बोरलॉग, ये इन्वेंट किया था HYV सीड्स, मिस्टर बोरलॉग, BORLAUG।
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का पहला पॉइंट था कि H5 सीड्स यूज किया जाए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटी बेटर हो कि फ्लड फ्री जोन बने, आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई का सिस्टम बने, क्रेडिट फैसिलिटी अच्छा किया गया, किसानों को सॉफ्ट लोन देने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा था तो कंसेशनल रेट पर लोन किसानों तक पहुंचे, स्टोरेज फैसिलिटी, प्रॉपर मार्केटिंग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, पोटैश, फॉस्फेट्स, इनका यूज होने लगा, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, ताकि लैंड का प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यूज होने का बात किया गया। तो ये सब डिसीजन लिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। जी सर। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी, इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी जबरदस्त बढ़ा। देखो यहाँ पे हम बताया 61 में 82 मिलियन टन था, जो कि बढ़ के 16-17 में 275 मिलियन टन हो गया ओवरऑल फूड ग्रेन। सोचो 82 से 275 टन तक पहुंच गया, मेट्रिक टन, मिलियन टन। राइस 34 मिलियन टन था 61 में, जो बढ़ के 110 मिलियन टन पहुंच गया 16-17 में। वीट 11 मेट्रिक टन था 61 में, जो बढ़ के 98.4 मिलियन टन तक पहुंच गया 16-17 में। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इंडिया का प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ा। सेल्फ रिलायंस इन फूड, इंडिया बहुत सारा प्रोडक्ट पर सेल्फ रिलायंट हो गया, दूसरों से खाने के लिए सामान मंगाने का जरूरत कम होने लगा दूसरे कंट्रीज से। चेंज इन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन राइस एंड डिक्रीज इन वीट एंड इंक्रीज इन राइस एंड वीट एंड डिक्रीज इन पल्सेस। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट ये हुआ कि हमारे राइस वीट का प्रोडक्शन बढ़ा और पल्सेस का प्रोडक्शन कम हुआ। इंडियन बिकम एक्सपोर्टर, इंडिया एक्सपोर्टर बन गया बहुत सारे प्रोडक्ट का। राइज इन एम्प्लॉयमेंट, लोगों को बहुत काम मिला। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का भी बहुत ग्रोथ हुआ इसकी मदद से। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट था। अब इसका बुराई क्या हुआ? इकोलॉजिकल डिसबैलेंस बहुत आ गया, क्योंकि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर लैंड पे यूज करेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस तो बिगड़ेगा, क्योंकि नेचुरल चीजों में हम लोग आर्टिफिशियल चीज मिक्स करने लगे। जी सर। हेल्थ डिटोरिएशन हुआ, क्योंकि वो जो खाना बन रहा था उसमें भी केमिकल्स जा रहे थे। नो यूनिफॉर्मिटी, कुछ एरिया में बहुत अच्छा यूज हुआ, कुछ प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा यूज हुआ, कुछ प्रोडक्ट और एरिया को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया गया। अनस्टेबल राइज हुआ, रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ा और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे जगह जहाँ पे पहले ट्रेडिशनल वे में काम होता तो ज्यादा लोग काम पे लगते थे, जब टेक्नोलॉजी आया तो टेक्नोलॉजी के कारण अब मैन पावर रिक्वायरमेंट कम हो गया। रूरल क्रेडिट टाइप्स, अगला टॉपिक। गवर्नमेंट किसानों को उधार देने के लिए क्या किया? शॉर्ट टर्म लोन का प्लानिंग लॉन्च किया, जो कि 12 से 15 महीना का होता था। देखो हम लोग अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम पढ़ते हैं, बट बैंकिंग सेक्टर में एग्रीकल्चर लोन में शॉर्ट टर्म लोन उसको बोला गया जो 12 से 15 महीना का हो, जो आपको करंट वर्किंग कैपिटल के काम के लिए दिया जाएगा। दूसरा बोला गया मीडियम टर्म अप टू 5 इयर्स, जो आपको इक्विपमेंट खरीदने के लिए दिया जाएगा। और तीसरा लॉन्ग टर्म मोर देन 5 ईयर, जो आपको लैंड, इरिगेशन फैसिलिटी ये सब सेटअप करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है। हाँ। चौथा टाइप का लोन दिया प्रोडक्टिव लोन, यानी फार्मिंग वर्क के लिए लोन। और पांचवा टाइप का लोन दिया अनप्रोडक्टिव लोन, यानी पर्सनल एक्सपेंस, घर में शादी है, घर बनाना है किसान को, वो सब के लिए भी लोन दिया गया। तो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों टाइप का लोन किसानों को मिलने लगा। रूरल क्रेडिट का प्रॉब्लम क्या आया? स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रेडिट बाय इंस्टीट्यूशंस, मैक्सिमम बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल्स। पहला बात तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे ना, उनके पास उनसे किसानों को बहुत कम लोन गया। मैक्सिमम लोन किन लोगों से गया? नॉन इंस्टीट्यूशनल्स, यानी प्राइवेट, जो कि अराउंड 93% था। यानी सोचो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से किसानों को स्कीम के अंदर केवल 7% लोन गया, बाकी लोन नॉन इंस्टीट्यूशनल से गया। और नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे। मोर अनप्रोडक्टिव लोन, मोर देन 50% लोन अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए दिया गया। मतलब घर में शादी है, बच्चे का इलाज कराना है, घर टूट गया है, ये सब के लिए दिया गया। प्रोडक्टिव लोन बहुत कम, तो प्रोडक्टिव लोन कम होगा तो उससे वापस रिटर्न भी कम ही आएगा जी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहा। इनएडिक्वेसी हाई इन तमिलनाडु, पंजाब,
इनमें आंध्र प्रदेश, इनमें बहुत ज्यादा लोन दिया गया, लेकिन बाकी एरियाज में कम। पार्शलिटी टुवर्ड बिग फार्मर्स, बिग फार्मर को लोन आसानी से मिल जाता था, स्मॉल फार्मर्स को मिलता ही नहीं था। नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन के फेलियर्स बहुत बड़े, तो बैंक उससे प्रेशर में आ गया, या इंस्टीट्यूशन जो लोन दिए थे वो लोग प्रेशर में आ गए, क्योंकि वापस आता ही नहीं था पैसा। डोमिनेंस ऑफ मनी लेंडर, अभी भी गांव में जो जमींदार और मनी लेंडर है उन्हीं का पावर चलता था, और वो लोग बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन देते थे, क्योंकि बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस ये लोग लोन कम दे पाते थे, क्योंकि किसान के पास तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा ना, और बैंक्स हाँ वगैरह या कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह लोन देते नहीं थे विदाउट एनी सिक्योरिटी, लेकिन जमींदार लोग दे देते थे, तो उनका अभी भी पावर चलता था। तो अच्छा गांव में फिर भी गरीबी बढ़ा, उधारी बहुत बढ़ गया गांव में इसके कारण। क्यों? क्योंकि गांव में गरीबी बहुत था, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम बहुत है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम था, प्रोडक्टिविटी का खर्चा बहुत ज्यादा था, तो इसके कारण, और सोशल ऑब्लिगेशन भी गांव देहात में बहुत थे, जिसके कारण गांव में उधारी और ज्यादा बढ़ गया। जी सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, तो क्या क्या तरीके से गांव में लोन दिया जाता था? एक तो नॉन इंस्टीट्यूशनल्स और एक इंस्टीट्यूशनल्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल्स कौन हुए? मनी लेंडर, हाँ ट्रेडर, मतलब किसान जिससे सामान खरीद रहा है वो उधार में देता था। लैंडलॉर्ड, यानी किसान जिससे जमीन ली है वो उधार में पैसा देते थे। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, कमीशन एजेंट्स, ये लोग से जो लोन लिया जाए उसको बोला जाएगा नॉन इंस्टीट्यूशनल। जी और इंस्टीट्यूशनल कौन हुआ? गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नबार्ड, ये सब हो गए इंस्टीट्यूशंस। लेकिन प्रॉब्लम यही हुआ, ये इंस्टीट्यूशन से लोन कम गया और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से लोन किसानों को ज्यादा गया, जिसके कारण इंडेप्टनेस और ज्यादा बढ़ा। जी तो ये था पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, हाँ इंडस्ट्रियल में सबसे पहले बोला जाए कोऑपरेटिव, सॉरी अभी एग्रीकल्चर का थोड़ा सा पार्ट बचा है, सॉरी अच्छा ये बीच में जो बॉर्डर लाइन ड्रॉ किया हुआ इसके इधर से हाँ इंडस्ट्री स्टार्ट होगा। अच्छा, और भी अब एक एक करके जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा किसानों को लोन देने के लिए इंस्टीट्यूशनल लोन क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी सेटअप किया गया, जिसको बोला गया पीएससीज, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। हर विलेज लेवल पर गवर्नमेंट सेटअप किया ताकि किसानों को वहां से आसानी से लोन मिले। टोटल 93,300 इन नंबर्स, 12.73 करोड़ मेंबर्स, अराउंड 65% पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरिया। इन एसोसिएशन से जो लोग कनेक्ट हुए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो मेंबर बनना पड़ता है ना, जी सर जो मेंबर बनेगा उसको लोन मिलेगा। हाँ तो कितने ऐसे टोटल 93,000 इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए इंडिया में, 12.73 करोड़ किसान मेंबर बने इसके, और 65% रूरल पॉपुलेशन इसका पार्ट था। इसके अलावा शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस सेटअप किया गया, जिसमें स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसीज बनाया गया, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर डेवलपमेंट एजेंसी बनाया गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। ये सब इंस्टीट्यूशन सेट हुआ स्मॉल एंड मीडियम टर्म फाइनेंस देने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक सेटअप किया। 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था, और 1980 आते आते और 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया, यानी कुल मिलाकर 20 बैंक्स को गवर्नमेंट नेशनलाइज कर दिया, अपने कंट्रोल से छोड़ दिया। 1982 में 41.5 लाख ऑफ अकाउंट्स खुले इंडिया में, जो कि 2010 आते आते 224 लाख हुए, और 2015-16 में 69% ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्हीं से गया। सर वो क्या सिर्फ जो फार्मर्स थे उनका अकाउंट्स की बात कर रहे हैं? नहीं, ओवरऑल। अच्छा आरआरबी सेटअप किया गया, रीजनल रूरल बैंक, 1975 में। ये लोग का काम था लोन प्रोवाइड करना। 91-92 में लोग लगभग 600 करोड़ का लोन दिया था, और 15-16 आते आते 1,19,260 करोड़ तक का लोन आरआरबी से पास हुआ। टोटल 56 आरआरबी है इंडिया में, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, और आखिरी एसोसिएशन का बात करते हैं, या आखिरी ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं, नबार्ड। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारामन कमिटी, नबार्ड एक्ट 1981 में एक एक्ट पास हुआ, और 12 जुलाई 1982 को नबार्ड एस्टेब्लिश किया गया।
531 रीजनल ऑफिस है इसका, 531 डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है इसका। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रूरल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ, कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट सिस्टम, फैसिलिटी फॉर ट्रेनिंग, कंडक्टिंग रिसर्च प्रोग्राम एंड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंसल्टेंसी। ये सब काम के लिए नाबार्ड को सेटअप किया गया था जी। अब आते हैं इंडस्ट्री की तरफ। तो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इन प्री रिफॉर्म पीरियड, मतलब 1951 से 1990 तक इंडिया में इंडस्ट्री का रिफॉर्म कैसा हुआ। फर्स्ट प्लानिंग फेज सेटअप हुआ था 51-56 में। उसमें ग्रोथ रेट डिसाइड किया गया था 6.5%। ठीक है, ग्रोथ रेट अचीव किया गया था, सॉरी, पहली बार इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 6.5% हुआ था फर्स्ट प्लानिंग फेज में। सेकेंड प्लानिंग फेज बनाया गया था 56-61 में। अच्छा, फर्स्ट प्लानिंग फेज में मेन गवर्नमेंट का फोकस था एग्रीकल्चर को लेके स्ट्रैटेजीज बनाना। हालांकि इंडस्ट्रियल है लेकिन सेटअप था एग्रीकल्चर को स्ट्रैटेजीज बनाना, मतलब एग्रीकल्चर को ध्यान में रख के इंडस्ट्री का स्ट्रैटेजीज बनाना। सेकेंड प्लानिंग फेज में 56-61 में महाबोली स्ट्रेटेजी लाया गया, जिसका इंडिया में ग्रोथ रेट हुआ 7.3%। कैपिटल गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुआ। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री राउरकेला में, भिलाई में, दुर्गापुर में सेटअप हुआ। हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज बनाया गया। कोल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज, इनका सेटअप हुआ सेकेंड प्लानिंग फेज में 56-61 के बीच में। जी सर। उसके बाद हुआ इंडिया में प्रॉब्लम। देखो, थर्ड प्लानिंग फेज कब स्टार्ट हो रहा है? 1961 से 66। यहाँ पे आयरन एंड स्टील, केमिकल, मशीनरी, पावर, इन पे फोकस किया गया। इंडिया का ग्रोथ रेट हुआ 6.9%। हाँ। अब देखो फोर्थ प्लान और थर्ड प्लान का गैप देखो। थर्ड प्लान खत्म कब हो रहा है? 66 में। हाँ। जबकि फोर्थ प्लान स्टार्ट हो रहा है 69। 69। हाँ। तो यहाँ बीच में इंडिया में 2-3 साल गड़बड़ रहा। फ्रस्ट्रेटिंग ग्रोथ हुआ इंडिया का। ऑयल प्राइस, क्यों इंडिया का यहाँ पे ग्रोथ हैम्पर हुआ? क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लाइसेंस राज बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, बहुत कम इन्वेस्टमेंट आ रहा था इंडस्ट्रीज में, अनयूटिलाइज कैपेसिटी बहुत बच जा रहा था। अगर आपका 100% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तो आप 60-70% ही प्रोड्यूस कर रहे थे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ कोल, लेबर अनरेस्ट, ये सब बहुत हुए और इंडस्ट्रीज ग्रोथ रेट रहा केवल 4%। ठीक है। हाँ सर। 1965-74। देखो, अभी अजीब लग रहा होगा देखने में, सर अब तो 74 तक का बात कर लिए, दोबारा क्यों आया? हाँ। ये जो फोर्थ प्लानिंग फेज था ना, इसमें एक्चुअली में पूरा 69 से 74 का प्लान एक बार में नहीं बना। यहाँ पे 3 एनुअल प्लान बने थे। तो स्ट्रक्चरल रिट्रोग्रेशन हुआ था, इंडस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नीचे गया था और 3 एनुअल प्लान बने थे। मतलब ये फोर्थ प्लानिंग फेज में एक बार में प्लान नहीं बना, 3 ब्रेकअप में 3 साल के प्लान बने। प्रॉब्लम क्या हुआ था? क्योंकि उसी समय इंडो चाइना वॉर हुआ, उसी समय इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ 1965 में। अच्छा। तो ये सब प्रॉब्लम से इंडिया का एग्रीकल्चर का प्लानिंग एक बार में बना नहीं और टुकड़ा टुकड़ा में बना, क्योंकि इंडिया का पूरा फोकस वॉर पे हो गया था और फंड का तो हमेशा कमी था उस समय। फिफ्थ प्लानिंग फेज आया 1974-78 में। 25.9% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर डन फॉर इंडस्ट्रीज। इंडिया का जो टोटल खर्चा हुआ उसमें से 25% एग्रो पे खर्चा किया, इंडस्ट्रीज पे खर्चा किया गया। कोल, स्टील, पावर, फर्टिलाइजर्स, इनमें बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। इंडिया का ग्रोथ रेट रहा 5.3%, तो वापस बढ़ा। हाँ। सिक्स्थ प्लानिंग फेज आया 80 से 85 के बीच में। बहुत लो डिमांड था इस समय, पावर क्राइसिस बहुत बढ़ गया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कोल, इनका अवेलेबिलिटी बहुत कम था। इनएडिक्वेट कोल, इनएडिक्वेट रॉ मटेरियल। ग्रोथ टारगेट सेटअप किया गया था 8% का, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ हुआ 5.5%। अच्छा। इंडस्ट्री अब यहां से ना इंडिया टारगेट सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था। हर ईयर में आप पढ़ोगे कि टारगेट कितना था और एक्चुअल कितना हुआ। अच्छा। सेवेंथ प्लानिंग फेज 85 से 90 के बीच में आया, जहां पे इंडिया ट्राई किया कि लाइसेंस सिस्टम को हटाया जाए। अब हर चीज के लिए पहले आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, जो कि 91 में ऑलमोस्ट पूरी तरीके से हट गया था एलपीजी के बाद। लेकिन 85 से 90 के बीच में गवर्नमेंट इस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था।
गुड परफॉर्मेंस ऑफ सनराइज इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, आईटी, कम्युनिकेशन, ये सब का ठीक ठाक डेवलपमेंट हुआ। ग्रोथ रेट इंडिया का 8% था टारगेट, और एक्चुअल भी 80% हुआ, यानी जो टारगेट इंडिया सेट किया था वो अचीव किया था होगा। उसने। अब आया सबसे बड़ा क्राइसिस वाला पार्ट, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, यानी 8th प्लान जब सेटअप हुआ 92 से 97, क्योंकि यहीं पे वो गल्फ कंट्रीज में वॉर स्टार्ट हुआ था, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम आया था। देखो जी इसमें ही एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया का टारगेट रेट था 7.4, इंडिया एक्चुअली अचीव किया 7.3, यानी ऑलमोस्ट अपना टारगेट अचीव किया, क्योंकि इंडिया 91 में एलपीजी लेकर आया, तो उसके बाद इंपैक्ट अच्छा हुआ 92 से 97 तक। 9th प्लान 97 से 2002 में आया, इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरियाज बहुत ज्यादा सेटअप को प्लान बनाया गया कि बैकवर्ड एरियाज में नया नया इंडस्ट्री सेटअप हो। इनिशिएटिव इन नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है ना, असम, हाँ सर, हाँ। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इनमें इंडस्ट्रीज को सेटअप का प्लान बनाया गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्लान बनाया गया। और BIFR प्लान, ये BIFR प्लान क्या था? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल रिस्ट्रक्चरिंग। ये एक्चुअली में क्या था, गवर्नमेंट ये देखा कि बहुत सारा इंडस्ट्री लॉस मेकिंग खड़ा है ना, हाँ। तो क्यों खड़ा है, उनको कैसे रिवाइव किया जाए या बंद कर दिया जाए, ये डिसीजन कैसे ले। तो गवर्नमेंट एक कमिटी, एक बोर्ड बनाया BIFR, जिसको ये काम दिया गया कि आप जो इंडस्ट्रीज लॉस मेकिंग खड़ी है, सिक इंडस्ट्रीज है, सिक इंडस्ट्रीज, उनको इवेलुएट करो, देखो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्या किया जा सकता है उनके रिफॉर्म्स के लिए, और अगर नहीं किया जा सकता तो बंद करना चाहिए क्या, मतलब ये सब आप इवेलुएट करके बताओ, ठीक है। जी इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ा, अच्छा इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्रेडिट देना स्टार्ट किया, और इंडिया का इसमें प्रोडक्शन भी बढ़ा। इंडिया का ग्रोथ रेट 5% रहा ड्यू टू वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन। देखो लग रहा होगा सर ग्रोथ रेट तो बहुत कम रहा, क्योंकि 8th प्लान में आपका 7.3 था, अभी 5 हो गया। हाँ। लेकिन ये 5 बुरा नहीं था, इसलिए बुरा नहीं था क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा रिसेशन आया हुआ था, तो दुनिया जहां रिसेशन में चल रही थी, इंडिया फिर भी 5% से ग्रोथ किया, तो खराब नहीं किया। 10th प्लान बना 2007 से 2012, जहां पे गवर्नमेंट का टारगेट था सेविंग को फोकस करना, हाई रेट ऑफ सेविंग पे फोकस था। इंडिया का टारगेट रेट था 10%, एक्चुअल रेट हुआ 8.74%। अब यहां से इंडिया हर साल डबल डिजिट ग्रोथ को टारगेट करने लगा कि हम लोग कम से कम डबल डिजिट ग्रोथ करें, मतलब मोर देन 9%, मतलब अराउंड 10% के ऊपर ग्रोथ करें। टारगेट वैसे ही बनाया गया, अचीव नहीं हो पाया वो अलग बात है। इंडिया का अचीव हुआ 8.74%। 11th प्लान आया 2007 से 2012 में, टारगेट रेट था 11 से 12% का, एक्चुअल हुआ 7.6, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत खराब हुआ इस पीरियड में, हाई क्रूड प्राइसेस थे, डिप्रेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड वर्ल्ड लेवल डिप्रेशन। 2008 में द ग्रेट डिप्रेशन आया था, दुनिया का सबसे खतरनाक डिप्रेशन, तो उसका इफेक्ट इंडिया पे भी हुआ। इंडिया का टारगेट 11-12% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ 7% हुआ, यानी हम लोग वहां पे उतना बुरा भी नहीं किए, वर्ल्ड डिप्रेशन में भी हम लोग उतना खराब नहीं हुए थे। 12th प्लान बनाया गया 2012 से 17 के बीच में, जिसमें टारगेट था बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को कम किया जाए। एक्चुअल ग्रोथ, टारगेट ग्रोथ था 10%, एक्चुअल ग्रोथ हुआ 8%। तो ये था हमारा अलग अलग टारगेट वाइज प्लान। इंडस्ट्रीज में अगला टॉपिक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था, और क्यों इतना पब्लिक सेक्टर पे स्टार्टिंग में फोकस किया गया। स्टार्टिंग में ज्यादातर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी ना, हाँ प्राइवेट को गवर्नमेंट उतना अलाउ नहीं करता, तो प्राइवेट उतने थे भी नहीं। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ज्यादा पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंसी हुआ? क्योंकि इंडिया को रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए था। गवर्नमेंट को लगा कि उतना बड़ा फंड प्राइवेट कंपनीज लगा नहीं पाएगी जी। जितना गवर्नमेंट लगा पाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन करना था इंडिया का, रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करना था।
अब प्राइवेट कंपनी तो वही इंडस्ट्री सेट करेगी ना जहां पे उनको प्रॉफिट दिखाई देगा। जो बैकवर्ड जी एरिया है, जो एरिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, वहां तो वो लोग सेटअप करना नहीं चाहेंगे। नहीं। तो गवर्नमेंट बोला पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, लेकिन वहां पे खुलेगा क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉफिट से ज्यादा फोकस करना था इंडस्ट्रियल या एरिया वाइज डेवलपमेंट पे। इनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर टू कम्पीट, जितना ज्यादा पब्लिक सेक्टर बढ़ेगा प्राइवेट कंपनी पे भी प्रेशर होगा ना कि वो अच्छा करे ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो उनकी तरफ, तो कंपटीशन बढ़ेगा। पब्लिक वेलफेयर होगा, राइज एम्प्लॉयमेंट होगा, फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्टिक सोसाइटी, फुलफिलमेंट ऑफ प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड इंप्रूवमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चीज को ठीक करने के लिए पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया। लेकिन इसका लिमिटेशन भी हुआ, बहुत ह्यूज लॉसेस हुए गवर्नमेंट को। फॉल्टी मार्केटिंग रहा, इम्प्रॉपर पॉलिसीज रहे, करप्शन बहुत बढ़ गया। ठीक है, फॉल्टी मार्केटिंग से क्या मतलब है? गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रीज था, जो पब्लिक सेक्टर, वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा से मार्केटिंग नहीं कर पाए। आप देख लो, एयरटेल हो या वोडाफोन हो या जियो हो, ये टावर बीएसएनएल के यूज करते हैं, लेकिन बीएसएनएल उतना ग्रोथ नहीं किया जितने बाकी कर गए। हाँ तो बीएसएनएल का अपना टावर है जिसको ये लोग यूज करके ग्रोथ कर गए, और ये कंपनीज का अपना टावर नहीं है, फिर भी बीएसएनएल बैकवर्ड क्यों रह गया? क्योंकि बीएसएनएल का मार्केटिंग अच्छे से नहीं हुआ। हाँ और इसके पीछे एक रीजन करप्शन भी है कि ये प्राइवेट कंपनी पैसा खिलाई कि गवर्नमेंट सेक्टर आगे बढ़े ही नहीं। जी सर। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसइन्वेस्टमेंट, जो कब हुआ था? 1991 में। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? पार्शियल और एंटायर सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर, थोड़ा या पूरा इंडस्ट्री को बेच दिया जाए, जो कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है। इसका टाइप यहाँ पे बोला है, दो टाइप का बताया गया है। पहला बोला टोकन डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा बोला स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। टोकन डिसइन्वेस्टमेंट मतलब 5 to 10% स्टेक सेल कर दिया जाए, मैक्सिमम 49%, उससे ज्यादा नहीं। मतलब 51% अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। जनरली 5 to 10% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अपना सेल कर दिया। मतलब मेरा एक कंपनी है, उसमें अगर 100 शेयर है तो हम 10 शेयर प्राइवेट कंपनीज को दे दिए, 90 शेयर अपने हाथ में रखे, और मैक्स टू मैक्स दिए भी तो 49% दे दिए। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या था? ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में डिसइन्वेस्टमेंट अप टू या मोर देन 51%। मतलब अब गवर्नमेंट कंट्रोल अपने हाथ से छोड़ने लगा। ओनली कंट्रोल इन दोज सेक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। केवल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में उन्हीं सेक्टर को रखा जिसमें देश का सिक्योरिटी का बात है, जैसे डिफेंस। हाँ ये पूरा प्लानिंग बनाया गया नीति आयोग के द्वारा। अंडर दिस स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट सोल्ड स्टेक इन MFIL, CMC, बाल्को, बीएसएनएल, IPCL, ITDC, ये सब बड़ी बहुत सारा होटल, 15 होटल्स था गवर्नमेंट का, वो सब का गवर्नमेंट कंट्रोल छोड़ दिया। टोटल 13 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, जिनमें गवर्नमेंट 51% से ज्यादा स्टेक बेच दिया। ठीक है जी सर। गवर्नमेंट has set up डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेसमेंट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट डिपम का सेटअप किया, DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। मतलब गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट सेटअप किया जिसका काम था PSU के एसेट को एनालाइज करना। ठीक है, हाँ सर। कितना स्टेक बेच देना चाहिए, कितना रखना चाहिए, ये सब डिसीजन डिपम के थ्रू होता था। फेज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ये डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट 3 फेजेस में किया। पहला फेज था 99-2000, दूसरा फेज था 2000-2003, और तीसरा फेज था उसके बाद। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का सेटअप गवर्नमेंट किया फेज 3 में आके, जिसका काम था ये जितने भी PSUs बिक रहे हैं ना, इनका जो भी पैसा आएगा ना, उसका सर्टेन परसेंटेज सोशल वेलफेयर में खर्चा होगा। अच्छा। तो देखो इसमें क्या बोला गवर्नमेंट, 75% ऑफ फंड यूज फॉर सोशल सेक्टर स्कीम एंड 25% फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबल PSUs। देखो कुछ PSUs अभी भी गवर्नमेंट का था जी, लेकिन कुछ PSUs बेचा। जो PSU बिका उसका जितना पैसा आया उसका 75% सोशल वेलफेयर स्कीम में खर्चा हुआ, और 25%
उन पीएसयूज के लिए खर्चा हुआ जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, उनका कैपिटल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मतलब पूरा पैसा गवर्नमेंट वापस इन्वेस्ट नहीं किया, उसमें से मैक्सिमम पैसा सोशल वेलफेयर स्कीम में खर्चा किया। फेज 3 में आते आते अगला टॉपिक है एमएसएमई। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका डेफिनेशन आपको पता है, फिर भी हम यहाँ लिख दिए। अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो माइक्रो अगर 10 लाख से कम आपका इक्विपमेंट में खर्चा हुआ है, अगर 10 लाख से 200 लाख मतलब 2 करोड़ तक खर्चा हुआ है तो आप स्मॉल इंडस्ट्री हो, अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक हुआ है तो आप मीडियम एंटरप्राइज हो। लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो तो प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है तो आप माइक्रो, 25 लाख से 5 करोड़ हो तो आप स्मॉल हो, 5 करोड़ से 10 करोड़ हो तो आप मीडियम हो। ठीक है? हाँ सर। इन एमएसएमईज का रोल क्या था इंडिया के इकोनॉमी में? ये इकोनॉमी के जीडीपी के 8% को ग्रोथ कर रहा था। एमएसएमई का इंडिया के जीडीपी में 8% कंट्रीब्यूशन था और 69% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इसी के कारण एम्प्लॉयमेंट में था। इंडिया का 40% एक्सपोर्ट किया एमएसएमई, मतलब इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 40% एमएसएमई के कारण था और जीएसटी का 40% कलेक्शन एमएसएमई के कारण था गवर्नमेंट को। यानी एमएसएमई इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट किया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लिया एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए? उद्योग आधार मेमोरेंडम यूएएम का सेटअप किया गया सितंबर 2015 में। स्फूर्ति बनाया गया, एस्पायर बनाया गया 2015 में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सब का सेटअप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि एमएसएमई ग्रोथ करे। ठीक है? हाँ सर। मेरा इंडस्ट्रीज और ये दोनों खत्म, अभी सर्विस सेक्टर की तरफ जाएंगे। तो आज स्टार्ट करें कि नेक्स्ट डे करें? सर आपकी मर्जी। क्योंकि अभी भी अपना अराउंड 3 पेज बचेगा इसके बाद। ठीक है, चलो खत्म कर देते इसको। सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, जिसमें क्या आ गया? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ट्रेड, रिपेयरिंग, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंक, एनबीएफसीज, रियल स्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क यानी पुलिस, म्युनिसिपैलिटी, ये सब आ गए सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है या रोल क्या है? इंडिया के जीडीपी में लास्ट 5 ईयर में 60 to 63% यानी 2012 से 2017 के बीच में जीडीपी का 60% से 63% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आया और 2020-21 में 53%। ठीक है? इंडिया के टोटल एम्प्लॉयमेंट का 16-17 में 33% सर्विस सेक्टर से था और जो कि 20-21 में 23% है अभी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस 20-21 में इंडिया का टोटल 54%, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का 54% सर्विस सेक्टर से हुआ है और जिसमें भी आईटी और सॉफ्टवेयर का 48% है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 18% से 20% इंडिया में सर्विस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। तो सर्विस सेक्टर इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छा ग्रोथ दिया। अब सर्विस सेक्टर में अपने मेन 2 सेक्टर पढ़ेंगे, बैंक और इंश्योरेंस। अगला पूरा टॉपिक यही है, बैंक और इंश्योरेंस। पहले बोला गया बैंकिंग सिस्टम क्या है इंडिया में, तो एपेक्स बैंक कौन? आरबीआई। उसके अलावा बाकी बैंकिंग क्या है? नेशनलाइज्ड बैंक, कमर्शियल बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक जो कि 14 और पहले हुआ था 1969 में और 81-82 में आते आते और 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम ज्यादातर अर्बन सेंट्रिक था, मतलब शहरों में ज्यादा बैंक थे, गांव में कम। बहुत ज्यादा एनपीए हुआ इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी पैसा डूबना, लोन डूबना। 7.6% ऑफ टोटल एडवांस, जो कि जिस डेट को आना चाहिए उसके 90 दिन तक नहीं आया, उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। आपको हम लोन दिए आज, आपका रिपेमेंट का डेट था मान लो 3 महीना बाद, तो 3 महीना बाद भी और 90 दिन अगर निकल गए और आप पैसा नहीं दियो तो आपके अकाउंट को एनपीए अकाउंट माना जाएगा। यानी इतना माना जाएगा अंकिता का पैसा डूबने वाला है, अंकिता बैंक को पैसा नहीं लौटेगा। ठीक है? तो ये ऐसा इंडिया का टोटल एडवांस का 7.6% डूबा। गवर्नमेंट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाए एआरएसी, जिसको बनाया गया बैंकों को रिलीफ देने के लिए। एआरसी क्या करता था?
ये एनपीए को खरीद लेता था। मतलब मान लो अंकिता एनपीए होने वाली ना, अंकिता पैसा नहीं लौटाएगी, एआरसी बोलता था अंकिता से कितना पैसा पाओगे, मान लो बैंक बोला 5 करोड़, एआरसी बोलता था ये हाँ लो 4 करोड़ या 4.5 करोड़, जो भी एक सर्टेन अमाउंट, अब इससे पैसा वसूली हम जी करेंगे। तो एआरसी एनपीए अच्छा को खरीद लेता था, तो बैंकों को रिलीव होता था इससे। जी तो एआरसी परचेज एनपीए टू रिकवर लोन। बैंक में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई पेमेंट सिस्टम्स बहुत आ गए इंडिया में अब। तो ये इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है। बैंकिंग टाइप्स कितने हैं? कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, जी डेवलपमेंट बैंक जिसका सीडबी और आईडीबीआई बोल सकते हो, हाँ एसएफसी को बोल सकते हो, एग्रीकल्चर बैंक नाबार्ड हो गया, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी बैंक। आरआरबी बैंक कौन हुआ? जिसमें 50% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, 35% स्टेट का और 15 बाई अदर। ठीक है, इसी बैंक को आरआरबी जी बोला जाता है, जहां पे 50% कंट्रोल या स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 35% स्टेट गवर्नमेंट का है, बाकी बचा हुआ 15 अदर्स का है। इसके अलावा जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सचेंज बैंक, मतलब जो आपको डॉलर पाउंड कन्वर्ट करने में मदद करता है, जैसे एबीएन एमरो, हाँ एचडीएफसी। स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस, सर्वोदय माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट बैंक। इंडिया में इस टाइप का बैंकिंग स्टाइल चलता है। अब आता है अल्टीमेट स्ट्रक्चर क्या है सर? देखो सबसे ऊपर कौन है? आरबीआई। आरबीआई के आरबीआई अंदर दो टाइप के बैंक आएंगे, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक क्या हुआ? जिसका 5 लाख से ऊपर पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व है, उस बैंक को बोला जाता है शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल जिसका 5 लाख से ज्यादा पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस है। उसके अंदर आ गया कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक। ये हो गए शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड जी बैंक में दो कैटेगरी है, सॉरी, शेड्यूल्ड बैंक में दो कैटेगरी है, कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में दो कैटेगरी है, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक जी में आ गया आपका पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे एसबीआई, प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस, फॉरेन बैंक जैसे एबीएन एमरो, एचडीएफसी, रीजनल रूरल बैंक। ये हो गए कमर्शियल बैंक। और इसके अलावा बाकी बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, जो कुछ लोग मिल के बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह। ये हो गए सारे जी शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन होगा? जिनका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व 5 लाख से कम है। ठीक, इंडिया में हाँ टोटल बैंकिंग ब्रांचेज अराउंड 1.5 लाख है, जो कि रूरल एरिया में 50,000 है, बाकी 1 लाख अर्बन एरिया में। अराउंड अप्रोक्स, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। जी बैंक क्रेडिट इंडिया में लगभग 110.46 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। इतना बैंक इंडिया में ऑलरेडी उधार दे के बैठे हैं। पेमेंट बैंक्स भी इंडिया में खुले, जिनका काम है 1 लाख तक का डिपॉजिट लेने का। ये बहुत कम है। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया इंडिया में? सर्विस सेक्टर में 1991 में एलपीजी आया। जी 2 बार एलपीजी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, 2 कमेटी बनाया गया था, एक नरसिम्हम कमेटी 1991 और एक नरसिम्हम कमेटी 1998। ये दोनों ही एलपीजी को आगे बढ़ाने में गवर्नमेंट को बहुत सारा एडवाइस दिए। तो जो 1991 में कमेटी बनाया गया था, वो क्या बोला? वो बोला एबोल्यूशन करो ये डुअल कंट्रोल को, मतलब सिर्फ आरबीआई को बैंकिंग कंट्रोल दो, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में बैंक को नहीं रखे। ठीक है, अच्छा ये रिकमेंडेशन किया। ये रिकमेंड किया रीस्ट्रक्चरिंग, 4 टियर बैंकिंग सिस्टम लेकर आओ। लार्ज बैंक एंड इंटरनेशनल बैंक, नेशनल बैंक, लोकल बैंक और रूरल बैंक। 4 स्ट्रक्चर्ड बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए इंडिया में। इंडिया में नेशनल बैंक और लार्ज एंड इंटरनेशनल बैंक 3 से 4 होनी चाहिए। ये लोग बोला इंडिया में हाँ 3 से 4 केवल लार्ज और इंटरनेशनल बैंक होनी चाहिए। नेशनल बैंक 8 to 10 होनी चाहिए, बाकी लोकल और रूरल बैंक होनी चाहिए। रिडक्शन ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, आपने पढ़े हैं ना, सीआरआर एंड एसएलआर, हाँ सर स्टैट्यूटरी हाँ लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। जी ये दोनों घटना चाहिए, जो कि पहले 38% था, बोला धीरे धीरे इसको 25 और उससे भी नीचे लेके आओ। रिमूवल ऑफ लाइसेंस सिस्टम, एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फंड, लार्ज इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन। पहले इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था और आरबीआई के कंट्रोल में था, अब उसको बोला मार्केट पे छोड़ दो। एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल और बढ़ाओ बैंकों में। ये नरसिम्हम कमेटी 1991 का रिकमेंडेशन था। नरसिम्हम कमेटी 1998 में क्या रिकमेंड किया? फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ पीएलआर, मतलब जो भी रेट है
प्राइवेट लेंडिंग रेट जो भी है वो पूरा का पूरा फ्रीली डिटरमाइन हो, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो, मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से मूव करे। कैपिटल एडिक्वेसी एटलीस्ट 10%, कम से कम हर बैंकिंग का कैपिटल 10% एडिक्वेट होना चाहिए। और JLAF फॉर स्पीड रिकवरी ऑफ लोन, लोन रिकवरी के लिए एक ये लोग सेटअप बनाने बोला गया कि जितना जल्दी हो सके बैंकों का डूबता हुआ पैसा रिकवर किया जा सके। तो ये कमिटी 1998 में ये सब रिकमेंड किया। ठीक है, हाँ सर। अब आएगा इंश्योरेंस सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर खत्म, आखिरी सेक्टर का बात करेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर। ये लोग क्या बोला, रेगुलेशन बाई IRDA। जैसे बैंक को कौन रेगुलेट करता है, RBI। जी। पूरा इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको रेकमेंड कौन किया था, मल्होत्रा कमेटी, कि ऐसा एक कंसेप्ट बनाओ और इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड बना दो, IRDA। इसका मल्होत्रा कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था, ऑटोनॉमस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिपेंडेंट करो। लिबरलाइजेशन, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को भी आने दो। प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, एसेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, टाइम टू टाइम हर इंश्योरेंस कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करो। चेंजेस इन जनरल पब्लिक फ्रेमवर्क, जनरल पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उनके फ्रेमवर्क में चेंजेस करो। और इम्प्रूवमेंट इन LIC एंड GIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि दोनों गवर्नमेंट के कंट्रोल का है, इनको इम्प्रूव किया जाए। और क्या बोला, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट शुड रिड्यूस बिलो 50%। गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट है वो 50% से कम होना चाहिए। डिवीजन ऑफ ब्रांचेस एंड ऑफिसेस, बहुत सारा ब्रांच और ऑफिसेस को डिवाइड किया जाए। प्राइवेट कंपनी अलाउ ओनली विथ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 बिलियन, जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 बिलियन हो, उसी प्राइवेट कंपनी को इंश्योरेंस का बिजनेस करना अलाउ किया जाए। नो कंपनी शुड डू LIC एंड GIC विथ सिंगल एंट्री। अच्छा, एक ही प्राइवेट कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों बिजनेस करना सेम हेड के अंदर अलाउ नहीं किया जाए। अगर करना है तो दोनों अलग अलग कंपनी खोले। ठीक है। अच्छा। हाँ। और पोस्टल LIC इन रूरल एरिया, पोस्ट ऑफिस में भी LIC का ब्रांच खुला जाए रूरल एरिया में। ओनली स्टेट लेवल कंपनी टू ऑपरेट इन स्टेट लेवल, अगर आप स्टेट लेवल इंश्योरेंस खोले हो तो आप उसी स्टेट में काम करोगे, उसके बाहर नहीं। कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस अंडर सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर एक इंश्योरेंस का कंट्रोलर खोला जाए जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हो, इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करे। रिड्यूस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो, इंश्योरेंस कंपनीज को बोला जाता था आप लोग इंश्योरेंस कंपनी में आप जो पैसा लगाते हो वो भी तो कहीं इन्वेस्ट करता है ना। हाँ। तो पहले फोर्स किया जाता था उनको कि आप गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो। तो ये कमेटी ये रेकमेंड किया कि ये फोर्स कम किया जाए। ठीक है, 75% था पहले, अब उसको 50% तक लाया जाए। मतलब वो लोग बाहर भी इन्वेस्ट कर पाए, सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करे इंश्योरेंस कंपनी। अब धीरे धीरे वो लोग शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। GIC एंड इट्स सब्सिडियरी टू नॉट टू होल्ड मोर देन 5% सिक्योरिटी ऑफ एनी कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और उसका जो सब्सिडियरीज है वो लोग किसी भी कंपनी में 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करे, क्योंकि लंबा इन्वेस्ट किया और डूबा तो पब्लिक का पैसा डूब जाएगा ना। मान लो रिलायंस में बहुत पैसा लगा दिया और रिलायंस डूब गया, हाँ। तो जनरल पब्लिक का पैसा डूब जाएगा। जी बिल्कुल। तो उसको बचाने के लिए बोला गया एक कंपनी में 5% से ज्यादा GIC और उसका सब्सिडियरी इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। कैपिटल ऑफ LIC एंड GIC टू इंक्रीज बाय मोर देन 200 करोड़ एंड 50% अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का कंट्रोल केवल 50% हो और GIC और LIC में 200 करोड़ से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाए। सब्सिडियरी ऑफ GIC बाई 100 करोड़, GIC के सब्सिडियरी का कैपिटल 100 करोड़ तक बढ़ाया जाए। इंटरेस्ट टू पॉलिसी होल्डर इफ डिले ऑफ 30 डेज। अगर आप पॉलिसी होल्डर हो और आपका पैसा मिलने में 30 दिन से ज्यादा देरी हो तो आपको ब्याज मिले उसके ऊपर। आपका पॉलिसी मैच्योर हो गया, आपको पैसा मिलना चाहिए, है ना। हाँ सर। हाँ। मिलने में देरी हो तो उस पर इंटरेस्ट भी मिले। कितना डिले होने पे, 30 डेज का। अच्छा। अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन क्या होता है, अपने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे।
एक ऐसा आदमी अपॉइंट करना जो नजर रखे कि पब्लिक का पैसा ठीक से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जी तो हाँ इंश्योरेंस सेक्टर में भी ओम्बड्समैन अपॉइंट किया जाए, ये सब रिकमेंडेशन दिया है ये मल्होत्रा कमेटी। और क्या बोला, 58 इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा अब अगला पॉइंट आ गया, इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी 58 कंपनीज है टोटल, 24 जिसमें से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है और 34 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है। जी 25 जनरल इंश्योरेंस है, 7 हेल्थ है और 2 स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज है। गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लिया इंश्योरेंस कंपनी के लिए, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च किया गया अंडर आयुष्मान भारत। अभी इंडिया में स्कीम चलता है ना आयुष्मान भारत, गरीब लोगों हाँ को मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस मिलना, फ्री में। हाँ ऑलमोस्ट फ्री में, बहुत कम रेट पे, 58 रुपीज शायद मंथली है उसका, अभी एग्जैक्टली अच्छा अमाउंट याद नहीं है हमको। तो सितंबर 25 2018 में ये लॉन्च किया गया अंडर आयुष्मान भारत, एक स्कीम लॉन्च किया गया नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया किसानों के लिए 2017-18 में। LIC का IPO आने ही वाला है आगे, ये सब बातें हम आपको एक्स्ट्रा लिखा है। LIC का IPO आने वाला है, अच्छा इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब LIC का भी अब शेयर मार्केट में शेयर लॉन्च हो जाएगा, तो उससे भी LIC को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। LIC प्रीमियम इंक्रीज्ड अराउंड 15%, LIC के टोटल प्रीमियम का कमाई जो है 15% तक बढ़ चुका है और नॉन LIC का अराउंड 17% बढ़ चुका है, मतलब अच्छा खासा इंश्योरेंस लोग करवा रहे हैं। मार्केट शेयर ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इंक्रीज अप टू 51% ऑफ टोटल प्रीमियम, जो टोटल इंश्योरेंस सेक्टर को प्रीमियम मिलता है उसमें से हाँ 51% प्राइवेट कंपनीज को मिलता है। FDI का परमिशन बढ़ा दिया गया है, पहले 26% तक FDI इंश्योरेंस कंपनी में अलाउड था, मतलब फॉरेन कंपनी को इंश्योरेंस सेक्टर में सिर्फ 26% इन्वेस्ट करने का अलाउड था, जो बढ़ा के 51 किया गया था और अब उसको बढ़ा के 74 कर दिया गया। 2020-21 में जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ उसने 74 कर दिया, उसके पहले 50% तक था, जो कि अब बढ़ के 74% तक अलाउ किया गया। इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर का कंपोजिशन कैसा है, प्राइवेट सेक्टर 56% है जबकि पब्लिक सेक्टर 44% है, ठीक है। जी रिकंस्ट्रक्शन एंड डेंसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से सुन लेना। रिकंस्ट्रक्शन का, सॉरी रिकंस्ट्रक्शन गलत पढ़ दिया, पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, ये क्या होता है। पेनिट्रेशन का मतलब है रेशियो ऑफ प्रीमियम टू GDP, इंडिया के GDP के हिसाब से कितना परसेंटेज प्रीमियम आता है इंश्योरेंस कंपनी में, तो अच्छा ये फॉर्मूला को बोला गया प्रीमियम बाई GDP, ठीक है। और दूसरा बात क्या बोला, डेंसिटी, एक वर्ड यूज हुआ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब रेशियो ऑफ प्रीमियम टू GDP यानी प्रीमियम बाई GDP, और दूसरा बोला रेशियो ऑफ डेंसिटी यानी रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू प्रीमियम, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से कितना प्रीमियम आ रहा है, तो फॉर्मूला बन गया प्रीमियम बाई पॉपुलेशन। तो जब पेनिट्रेशन का फॉर्मूला पूछे कोई आपसे, बोलोगे प्रीमियम बाई GDP, हाँ जी और रेशियो ऑफ पॉपुलेशन या डेंसिटी बोला जाए उसको बोला जाए प्रीमियम बाई पॉपुलेशन। तो सर कितना है वो जी इंडिया में अभी, तो देखो सबसे पहले लिखिए पेनिट्रेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज 3%, यानी प्रीमियम टू GDP यानी GDP का 3% तक इंडिया में प्रीमियम LIC इंश्योरेंस कंपनीज को मिलता है लाइफ इंश्योरेंस में, और नॉन लाइफ में 1%, और ओवरऑल ये 4% है, हो गया ना, 3 + 1 4। हाँ डेंसिटी क्या है 2020-21 में, LIC में $59, मतलब पर पर्सन $59 लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट हो रहा है। डेंसिटी यही है ना, प्रीमियम बाई पॉपुलेशन, हाँ और नॉन लाइफ में $19 है ये। प्राइवेट सेक्टर ब्रांचेस हैज रिड्यूस्ड एंड LIC's ब्रांचेस हैज इंक्रीज्ड, प्राइवेट सेक्टर का ब्रांचेस इंडिया में कम हुआ है, ब्रांचेस कंपनीज नहीं, और हाँ LIC का ब्रांचेस इंडिया में बढ़ा है। इन जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी का 6 कंपनीज है, जबकि प्राइवेट कंपनीज का 27 कंपनी जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में। जनरल इंश्योरेंस जी क्या हुआ, मोटर कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब, ठीक है ना, फायर इंश्योरेंस, हाँ मरीन इंश्योरेंस, ये सब हो गया जनरल इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस तो जानते ही हो। जी सर लार्जेस्ट
इंडिया में सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी कौन है? LIC। LIC। और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा HDFC, उसके बाद मैक्स लाइफ, उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल। इंडिया में जनरली एक ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है पब्लिक का, वो है LIC। मतलब गवर्नमेंट का एक ही इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस में, हाँ वो है LICI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जबकि प्राइवेट में 23 कंपनीज है। ठीक है। जी। एक वर्ड आता है बैंक एश्योरेंस। अब बैंकिंग कंपनीज भी ना, यानी बैंक्स भी इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर करना चालू कर दिया। अच्छा। तो बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज ज्वाइन टुगेदर, मतलब बहुत सारा बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जब आपस में हाथ मिला लिया, दोनों मिलके बिजनेस करते हैं, उस टाइप के बिजनेस को बोलते हैं बैंक एश्योरेंस, BANC एश्योरेंस। ठीक है। माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है? देखो, बहुत सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी छोटा छोटा इंश्योरेंस चलाता है, माइक्रो इंश्योरेंस। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले चलाते हैं, जिनके मेंबर्स कौन होते हैं? हॉकर्स, रिक्शा पुलर, स्ट्रीट वेंडर, ये लोग इनके मेंबर बनते हैं, जिनका प्रीमियम अमाउंट बहुत कम होता है और वीकली बेसिस पे प्रीमियम लेते हैं। मतलब हर हफ्ता ये लोग प्रीमियम जमा करते हैं, क्योंकि इनके पास ब्लॉक अमाउंट नहीं होगा ना एक साथ प्रीमियम देने का। हाँ हाँ हाँ। तो ये लोग को वीकली प्रीमियम, ये माइक्रो इंश्योरेंस कंपनीज सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है ऐसा, ये एकदम लोअर पॉपुलेशन वाले लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग नॉर्मल बड़ा बड़ा इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करा नहीं पाएंगे ये लोग, है ना। जी सर। आखिरी पेज की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। GIC एंड री इंश्योरेंस। हाँ, इंडिया में जनरल इंश्योरेंस कंपनी या री इंश्योरेंस कंपनी कितनी है? 4। नेशनल, ये मतलब पब्लिक सेक्टर का बात हो रहा है, पब्लिक सेक्टर का। हाँ, री इंश्योरेंस कंपनी। जो लोग आप एक जगह से इंश्योरेंस लियो, हाँ। अब इंश्योरेंस कंपनी को डर लग रहा है मेरा पैसा डूबा तो वो दूसरी जगह से इंश्योरेंस करवाती है। अच्छा। मतलब इंश्योरेंस कंपनी जहां पे इंश्योरेंस करवाती है। अच्छा। तो यहाँ पे 4 टाइप का गवर्नमेंट सेक्टर में 4 इंश्योरेंस कंपनी है। नेशनल 4 GIC है, लाइफ इंश्योरेंस है कि LICI, लेकिन GICI 4 है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये 4 GIC है इंडिया में, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में। ठीक है। हाँ। IRDA का सेटअप कब हुआ था? 1999 में। इसका काम क्या है? इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को मॉनिटर और मैनेज करना। इनका कितने मेंबर है? 10 मेंबर है। IRDA के 10 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 5 होल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर। इन सबको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इन IRDA का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पता ही था आपको। इनका काम है इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलप करना, लॉन्ग टर्म फंड लाना इकोनॉमी में, ट्रांसपेरेंसी लाना, रेगुलेट करना मतलब रूल रेगुलेशन बनाना, फ्रॉड को रोकना, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना, और कोई डिस्प्यूट हो उसको सेटल करना। इनके पास पावर क्या है? IRDA का पावर क्या है? ये इशू करती है लाइसेंस। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस चालू करना चाहता है, उसको IRDA से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो IRDA का काम है लाइसेंस इशू करना, लाइसेंस को रिन्यू करना, लाइसेंस को सस्पेंड करना, कैंसिल करना, मॉडिफाई करना, ये रजिस्ट्रेशन को मतलब ये सब करना IRDA का काम है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, टाइम टू टाइम चेकिंग कंडक्ट करना मतलब ऑडिट करवाना इंश्योरेंस कंपनीज का, स्पेसिफाई करना कोड ऑफ कंडक्ट कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे कोड ऑफ कंडक्ट क्या फॉलो करेगी, रेगुलेट करना, प्रमोट करना, इंटरमीडियरीज को अपॉइंट करना मतलब इंटरमीडियरीज को लाइसेंस देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका क्वालिफिकेशन चेक करना कि वो इंटरमीडिएट बनने लायक है कि नहीं। ये सब काम कौन देखता है इंडिया में? IRDA। आखिरी टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अपने तीनों सेक्टर पढ़ लिए, अपने पढ़े एग्रीकल्चर, अपने पढ़े इंडस्ट्री, अपने पढ़े सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में अपने पढ़े बैंक और इंश्योरेंस। अब आखिरी टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जानते हो? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। इंडिया जो फॉरेन से पेमेंट पा रहा है और इंडिया जो फॉरेन में पेमेंट कर रहा है, इसका बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया फॉरेन से जो पैसा लेकर आता है या देकर आता है, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या बोला गया? 2 चीजों को करंट अकाउंट में इंक्लूड किया गया, विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड। यानी सीधा बात, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज,
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सॉरी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड हो गया विजिबल ट्रेड, और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड हो गया यानी सर्विसेज हो गया सर्विसेज। इनविजिबल ट्रेड। इन दोनों को जोड़ो तो आ गया करंट अकाउंट, यानी डे टू डे एक्टिविटी करंट अकाउंट हुआ। और बैलेंस कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट, लोन, ग्रांट, यानी बैलेंस शीट वाला आइटम का बात कर रहे हैं। जी। इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। इन दोनों ही चीजों से इंडिया में पैसा आता है और जाता है। हाँ। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से पैसा आता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से पैसा जाता है। आप इन्वेस्ट करो, आप लोन दो, आप ग्रांट यानी डोनेशन दो, पैसा जा रहा है। आप इन्वेस्टमेंट लेकर आओ फॉरेन से लोन मिले या फॉरेन से ग्रांट मिले, ये हो गया कैपिटल अकाउंट में पैसा आना। जी। इंडिया का जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ही है। अगर पेमेंट कम और रिसीव ज्यादा है तो आपका जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है ना। हाँ। अगर पेमेंट ज्यादा रिसिप्ट कम तो डेफिसिट है, और दोनों इक्वल है तो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस्ड है। बिल्कुल। बैलेंस्ड हाँ। इंडिया का होता नहीं है, इंडिया का मैक्सिमम टाइम डेफिसिट ही चलता है। इंडिया का मेन बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होने का रीजन विजिबल ट्रेड है, मतलब गुड्स का इंपोर्ट कम ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। लेकिन फोर्थ 5 ईयर प्लान आते आते इनविजिबल ट्रेड का भी इंपैक्ट बहुत बढ़ने लगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में। ठीक है। हाँ। रीजंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्यों इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है? शार्प इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट, इंडिया का इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा। स्लो राइज ऑफ एक्सपोर्ट, इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत स्लो राइज हुआ। 85-86 में 55% ऑफ एक्सपोर्ट और 89 में 61% ऑफ एक्सपोर्ट। ये गिरा है। 85-86 में इंडिया का एक्सपोर्ट 85% गिरा, जबकि 89 आते आते 61% गिरा। एंड फॉलन फर्दर, ये और भी गिरता गया। तो इंडिया का एक्सपोर्ट गिर रहा था और इंपोर्ट बढ़ रहा था। एक्सपोर्ट बढ़ रहा था ना। एक्सपोर्ट स्लो राइज ऑफ एक्सपोर्ट, बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड देखो ना क्या है। हाँ, कम है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ड्यू टू लोन टेकन, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट का। इंडिया लोन बहुत लेके रखा था जिसका जी। इंटरेस्ट पेमेंट बहुत था। गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लिया? एक्सपोर्ट प्रमोशन किया, मुदिलर कमिटी एक सेट किया, MUDALIAR, मुदालायर कमिटी 1962 में। टंडन कमिटी बनाया गया 1979 में, और आबिद हुसैन कमिटी बनाया गया 1984 में। ये लोग गवर्नमेंट को क्या वो बोलते हैं एडवाइस दिया, कैश कंपनसेशन स्कीम लाने बोला गया। मतलब जो लोग बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है देश में उनको कंपनसेशन का स्कीम दो, उनको बेनिफिट दो। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, जो लोग अच्छा एक्सपोर्ट करके दे रहे हैं कंट्री को उनसे ड्यूटी कम लो या उनका ड्यूटी वापस करो। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल सब्सिडी, जो लोग बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको रॉ मटेरियल लाने के लिए सब्सिडी दो, इंपोर्ट के लिए सब्सिडी दो। EPZ यानी इकोनॉमिक प्रमोशन जोन, SEZ एरिया, FTZ एरिया, इनका सेटअप करो। मतलब गवर्नमेंट ऐसा एरिया खोले, बोले यहाँ अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपको यही बेनिफिट देंगे। जी। ठीक है। मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम लेकर आओ, स्पेशल एग्रीकल्चर स्कीम बनाओ, हैंडीक्राफ्ट का स्कीम बनाओ। ये लोग माना कि इंडिया का एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा है, इसको एक्सपोर्ट करने का प्लानिंग बनना चाहिए। Some goods like engineering goods, iron ore, chemical, handicraft, cotton, steel, fish are considered probable export item. माना गया इंडिया ये सब एक्सपोर्ट अच्छा कर सकता है, तो इन प्रोडक्ट पे फोकस किया जाए। डिवेल्युएशन मेजर लेके आओ, मतलब रुपी को डीवैल्यू करो 20% इन कंपैरिजन टू अदर करेंसी, रुपी का डीवैल्यूएशन करो। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, गवर्नमेंट बोला कि आप रुपीस को डॉलर पाउंड में कन्वर्ट करने का स्कीम को इजी करो। फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी आया 94-95 में, मतलब आसानी से कन्वर्ट, कभी 94-95 के बाद इजीली डॉलर पाउंड रुपीस में कन्वर्ट होने लगा, उसके पहले बहुत प्रॉब्लम था। इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट निकालो, मतलब जो चीज हम इंपोर्ट करने पे मजबूर है अगर वो हम नहीं बना सकते तो उसका कुछ और सब्स्टिट्यूट बना लो। जी। सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस की तरफ ध्यान दो, यानी आयरन और स्टील प्रोडक्शन में ध्यान दो। रेलवे वैगन खुद बनाओ, डीजल इंजन बनाओ, पेपर एंड पेपर बोर्ड बनाओ,
शुगर, क्रूड ऑयल, एल्युमिनियम, इनका प्रोडक्शन हो सके जितना इंडिया में करने का कोशिश करो। जी ये था बैलेंस ऑफ पेमेंट को दूर करने का। सर एक बार डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस फिर से बोल देंगे? रुपी को मतलब इंडियन रुपी इन कंपैरिजन टू अदर करेंसी, उसका वैल्यू को जी जितना नीचे लाया जा सके। $1 इक्वल टू 65 अभी 76 रुपीज चल रहे हैं। जी तो अगर आप फॉरेन में पेमेंट करोगे तो आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा ना इंडियन रुपीज का। तो हाँ ट्राई करो वो जितना नीचे आ सके। जितना डॉलर का वैल्यू इंडियन रुपी के मुकाबले कम होगा उतना इंडियन रुपीज का बेनिफिट होगा ना। हाँ मतलब $1 इक्वल्स टू $1 अगर इक्वल टू 76 है। अगर आपको अभी हाँ $1 लेना है आपको 76 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन जी वही $1 इक्वल टू 60 ला दिया जाए अगर, अच्छा तो इंडियन एक्सपोर्टर को फायदा होगा। जी ये सब करो, ठीक है। ओके सर हाँ तो ये था आपका पूरा चैप्टर खत्म।